हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। अभी तक हमने जो है 3 थ्योरीज पढ़ी इवोल्यूशन की। फर्स्ट वन वाज लैमार्क्स थ्योरी, नेक्स्ट वन वाज डार्विन्स थ्योरी एंड द लास्ट वन वाज ह्यूगो डिवेरिस की म्यूटेशन थ्योरी। अब तीनों थ्योरीज के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं और कोई भी एक थ्योरी ऐसी नहीं थी कि जो इवोल्यूशन को पूरी तरह सपोर्ट करे। अब एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने क्या किया कि डार्विन थ्योरी और म्यूटेशन थ्योरी, इन दोनों में से कुछ पॉइंट्स उन्होंने लिए और इन दोनों को मिलाकर उन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसको इन्होंने नाम दिया सिंथेटिक थ्योरी। ठीक है, और इस थ्योरी को नियो डार्विनिज्म भी बोला गया। ठीक है, तो आज हम करेंगे न्यू डार्विनिज्म और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। राइट, अब जो है ये जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है यानी कि सिंथेटिक थ्योरी का या न्यू डार्विनिज्म का, ये कहते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन होती है और ये जेनेटिक वेरिएशन जो है इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जेनेटिक वेरिएशन इज रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। ठीक है, अब जो है न्यू डार्विनिज्म या मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन के जो इफ़ यू सी मेजर फैक्टर्स हैं वो ये हैं। फर्स्ट फैक्टर इज चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। Second factor is natural selection. Third factor is isolation. And fourth one is speciation. Right, speciation. तो आज हम सबसे पहले करेंगे चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इफ़ यू सी इवोल्यूशन जो होता है इंडिविजुअल मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब इवोल्यूशन होता है, किसी भी इंडिविजुअल का इवोल्यूशन होता है, वो बहुत जनरेशन तक चलता है। एक जनरेशन से देन दूसरी जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो किसी भी इवोल्यूशन में जो इंडिविजुअल होता है वो इट टेक्स बर्थ एंड इट डाइज ऑफ, राइट, और वो नेक्स्ट जनरेशन छोड़ के जाता है, नेक्स्ट से नेक्स्ट। तो हर एक इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन में होता है वो तो उसकी तो डेथ हो जाती है या वो बर्थ लेता है, बट पॉपुलेशन जो है वो सरवाइव करती है। ठीक है, यानी कि इवोल्यूशन किसका होता है? पॉपुलेशन का होता है, इंडिविजुअल का नहीं होती, बिकॉज इंडिविजुअल लिव फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड। राइट, अब पॉपुलेशन में क्या, व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज इफ यू सी it is a group of similar organisms or living in a same geographical area, or a population of similar organisms which can interbreed. I'll just write down कि अगर हम नाउ इवोल्यूशन किसका होता है? इवोल्यूशन होता है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज इफ यू सी इट इज member of a species on a particular geographical area. ठीक है, और ये स्पीशीज़ आपस में क्या करते हैं? ये स्पीशीज़ आपस में इंटरब्रीड करते हैं। तो इस तरह की पॉपुलेशन जो कि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स की बनी हुई है और वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं एट अ पर्टिकुलर ऑन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, उस पॉपुलेशन को बोलेंगे जेनेटिक पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल समझे, सपोज ये एक पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है,
यहाँ पर हम स्टडी करेंगे जो है इंडियन फ्रॉग की, दैट इज़ राना टाइग्रीना। अब राना टाइग्रीना ये जो पूरा एरिया है ये उसकी पॉपुलेशन को दर्शाता है। ये पॉपुलेशन भी छोटी छोटी पॉपुलेशंस में डिवाइडेड है। सपोज यहाँ पर क्या है, लेक है, यहाँ पर वेल है, कुआं है, ठीक है, यहाँ पर रिवर है एक तरह से इस उसी पर्टिकुलर एरिया में, और यहाँ पर जो है मार्श एरिया है, दलदल है, ठीक है ना, ये वेल है और ये रिवर है। यानी कि ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन इस एरिया की, टाइग्रीना की, फिर से छोटे छोटे सब एरियाज़ में डिवाइडेड है। इन छोटे एरियाज़ को क्या बोलेंगे, डीम्स, यानी कि एक पॉपुलेशन जो है डिफरेंट डीम्स में डिवाइडेड है, ठीक। देखा जाए तो जो फ्रॉग है लेक के वो यहीं पर इंटरब्रीड करेंगे, वेल वाले यहीं करेंगे, रिवर वाले अपनी लोकल पॉपुलेशन में करेंगे, और मार्श एरिया वाले अपने उसी एरिया में करेंगे। बट देर आर चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग कैसे हो सकता है, कुछ फ्रॉग जाएं वेल की तरफ और वहाँ पर इंटरब्रीड करें, कुछ फ्रॉग वेल से लेक की तरफ आएँ, या लेक से मार्श, मार्श से रिवर। यानी कि छोटे छोटे ये जो ब्रीडिंग ग्रुप्स है जिनको हमने डीम्स कहा है, ये कई बार ओवरलैप करते हैं। और जब ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा कि जो उनका ओवरलैपिंग से जो है उनके जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में फ़र्क पड़ता है। अगर कोई यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसके इंडिविजुअल कम हो जाएंगे, यहाँ पर जो है उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो बढ़ जाएंगे। बट ओवरऑल एक एरिया की पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। अब अलग अलग एरिया अगर आप देखो, डिफरेंट पॉपुलेशन है किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की, तो यानी कि पॉपुलेशन का जो नेक्स्ट लेवल है वो है स्पीशीज़। स्पीशीज़ का मतलब क्या है, बहुत सारी पॉपुलेशंस। और या हम यू कैन से कि किसी एक एरिया की पॉपुलेशन और उसकी जो है आसपास वाली पॉपुलेशन को क्या बोलेंगे, सिस्टर पॉपुलेशंस, राइट। तो स्पीशीज़ जो है पॉपुलेशन की नेक्स्ट हायर यूनिट, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल होता है, उसके जेनेटिक मेकअप को हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप, ठीक है। और किसी भी एक पॉपुलेशन में, जैसे एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, यहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, इन सभी इंडिविजुअल्स में जितने भी टाइप के जीन्स हैं, यानी कि अगर हम सबका जीनोटाइप देखें तो सारे टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो एक पॉपुलेशन में होते हैं उसे हम कहते हैं जीन पूल, राइट। तो जीन पूल क्या है, सम टोटल ऑफ जीनोटाइप्स इन अ पॉपुलेशन, उसको हम जीन पूल बोलते हैं। अब क्या होता है, सपोज ये एक पॉपुलेशन है, ये एक दूसरी इसकी सिस्टर पॉपुलेशन है, ये एक और पॉपुलेशन है, राइट। तो यूजुअली क्या होता है कि ब्रीडिंग जो है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ही होती है। बट ओकेजनली जो है मेंबर्स जो है साथ वाली पॉपुलेशन में भी मूव कर जाते हैं या माइग्रेट कर जाते हैं। यानी कि इस पॉपुलेशन से इस पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, फ्री फ्लो ऑफ जीन। सपोज कोई एक वेरिएशन इंट्रोड्यूस करी यहाँ इस पॉपुलेशन में, यहाँ पर धीरे धीरे वो वेरिएशन मीन्स चेंज इन जीन्स, या कोई नया जीन इंट्रोड्यूस हुआ, वो धीरे धीरे पूरी पॉपुलेशन में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में फैल जाएगा। और वो यहाँ से ये नया जीन जो है इस तरह से यहाँ पर भी, क्योंकि फ्री फ्लो ऑफ जीन्स हो रहा है, इस पॉपुलेशन तक भी स्प्रेड हो जाएगा, और इसी तरह धीरे धीरे वो पूरा जीन जो है सिस्टर पॉपुलेशंस पर भी में भी स्प्रेड हो जाता है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जीन्स की जो है ना शफलिंग LING एंड रीशफलिंग जो है वो होती रहती है, ठीक है। यानी कि जीन पूल जो है, देखो जब जीन्स यहाँ से यहाँ माइग्रेट करे तो यहाँ का थोड़ा जीन पूल कम हो गया, यहाँ पर जीन पूल बढ़ गया, यानी कि जीन पूल जो है वो कहीं का इंक्रीज होता है साइमल्टेनियसली, दूसरी जगह का डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो वेरिएशन है ना जीन पूल में, इसको कहते हैं जीन फ्रीक्वेंसीज। की स्पेलिंग जीन फ्रीक्वेंसीज, राइट। यानी कि ये जो पहला पॉइंट था चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, वो अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि जीन फ्रीक्वेंसी
क्या होती है, ठीक है। नाउ अब चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो हम देखेंगे। यानी कि हम न्यू डार्विनिज्म का फर्स्ट पॉइंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी को, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी को स्टडी कर रहे हैं। जो पहला फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करने में, वो है माइग्रेशन, ठीक है। अब आप देखो कि सपोज ये दिल्ली की पॉपुलेशन है, जो ओरिजिनल यहाँ के हैं या नेटिव्स हैं उनकी तो संख्या बहुत कम है, ठीक है। अब दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया से लोग माइग्रेट करके आ चुके हैं, नॉट ओनली नेशनल, इंटरनेशनल पीपल ऑल्सो, जैसे बांग्लादेश से हैं, चाइना से है, या तिब्बत से हैं, Italians as etc. So many people they have migrated to Delhi and they have added to the gene pool. तो इस तरह से एक नया जीन पूल जो है वो फॉर्म हो गया। सेम उसी तरह जैसे फ्रॉग जो है जब माइग्रेट करता है टू डिफरेंट हैबिटेट्स, वहाँ पर जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती है। दूसरा फैक्टर जो है वो है नॉन रैंडम मेटिंग। एक तो थे रैंडम मीटिंग, अपने आप कोई भी जो है मीटिंग जब किसी भी दो इंडिविजुअल्स में। नॉन रैंडम मीटिंग का मतलब क्या है कि जानबूझकर फिक्स करके दो इंडिविजुअल्स को मेट कराना। ये जो है काफ़ी सारे जो है, जैसे हम एनिमल्स की क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं वहाँ पर देखा जाता है। अगर जैसे कोई बुल है जिसमें बहुत सारे उसके डिज़ायरेबल कैरेक्टर हैं, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से उस बुल के सीमन को किसी दूसरी काऊ में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि वो काऊ के जो आगे जो यंग वंस प्रोड्यूस हो वो सारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर के साथ प्रोड्यूस हो। तो यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग या नॉन रैंडम मेटिंग से वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ पूल ऑफ जीन्स, न्यू सेट ऑफ जीन्स। तीसरा फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है? एक्चुअली सोचो, आप इमेजिन करो कि दिस इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि ये पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद क्या होता है, एक छोटा सा ग्रुप जो है वो इस पॉपुलेशन से शिफ्ट होके इट मूव्स टू से सम अदर प्लेस। तो उससे क्या होगा, बाद में ये पॉपुलेशन दो स्मॉल पॉपुलेशंस में डिवाइड होगी, और ये जो है इंटरब्रीड कर रही है और ये भी इंटरब्रीड कर रही है। आफ्टर फ्यू जनरेशन्स वी फाइंड कि यहाँ का जो जीन पूल है वो इस जीन पूल से अलग हो जाता है, दोनों का सेम जीन पूल नहीं रह पाता। इसीलिए कई कंट्रीज़ में तुमने देखा होगा कि जो आइलैंड की पॉपुलेशन है और जो मेन लैंड की पॉपुलेशन है उनमें जो है फ़र्क है। वी कैन मेक आउट फ्रॉम द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कि उन इंडिविजुअल्स में चेंज आता है। दिस इज़ नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। अब जो है फोर्थ फैक्टर जो है जीन फ्रीक्वेंसी का वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है इज़ द मेजर सोर्स और वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। ये जो म्यूटेशन है, दिस म्यूटेशन अकर्स एट 3 levels, राइट। इट अकर्स एट जीन लेवल जिसको हम जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं, इट अकर्स एट क्रोमोसोम लेवल जिसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलते हैं, एंड इट अकर्स इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो पहले हम करते हैं जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन जो है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या होता है कि यू नो दैट डीएनए इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, और नाइट्रोजनस बेस कितने? 3 ही है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तुम्हें पता है डीएनए में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज होती है, फिक्स सीक्वेंस में अरेंज होती है, ठीक है। अगर ये जो सीक्वेंस है, सपोज दिस इज A C T A G, सो भी, अगर इस सीक्वेंस में कोई भी चेंज आता है, एक्चुअली इम्पॉर्टेंट क्यों है
इसका चेंज, क्योंकि ये जो नाइट्रोजनस बेस है, सपोज ये ट्रिपल ए है, तो ट्रिपल ए जो है इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री चेन बनेगी वो बनेगी टी टी टी। तो ये जो टी टी है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, यानी कि ये जो नाइट्रोजनस बेस की जो सीक्वेंस है वो अमीनो एसिड की चेन को डिसाइड करता है, और अमीनो एसिड की चेन से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन जो है तुम्हें पता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इम्पॉर्टेंस इसकी, एंजाइम वगैरह बनाता है। तो अगर एक पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस में कोई म्यूटेशन हो जाती है, उससे जो है डीएनए की सीक्वेंस चेंज हो जाती है, और सीक्वेंस चेंज होने से क्या होगी, प्रोटीन जो है वो ऑल्टर्ड होता है। ओरिजिनल जो जो प्रोटीन है वो प्रोड्यूस होता है। अगर ऑल्टर प्रोटीन है तो वो एंजाइम का जो टाइप ऑफ एंजाइम जो प्रोड्यूस्ड है, या जो भी दूसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड है, दैट विल नॉट बी द नॉर्मल प्रोडक्ट, दैट विल बी ऑल्टर्ड प्रोडक्ट। अब जो है ये जो जीन म्यूटेशन है ये किस तरह से हो सकती है, ये जो है अगर आप सोचिए ये एक सीक्वेंस है, ये अगर हम इसमें कोई एडिशन कर दें, आप ये सोचिए, इमेजिन करो कि ये सीक्वेंस है ए टी सी जी जी ए, सपोज आप इसमें एडिशन कर दे, तो अभी तो क्या कोडोन ए टी सी जी जी ऐसे बन रहा था ना। अगर आप सोचो इसमें आप एक बाई चांस रैंडमली एक टी ऐड हो गया, तो अब सीक्वेंस क्या हो गई, ए टी टी सी जी जी, यानी कि अब जो है कोडोन की सीक्वेंस जो है वो चेंज होगी, और कोडोन की सीक्वेंस चेंज होने से जो अमीनो एसिड की चेन है वो भी ऑल्टर करेगी, और ऑल्टर्ड प्रोटीन प्रोड्यूस होगा। तो एक तो था एडिशन। सेम इसी तरह अगर नाइट्रोजनस बेस का डिलीशन हो जाए, एक रिमूव हो जाए इस नॉर्मल चेन में से, तो जो है वो ओवरलैप करेगा, ये दो नाइट्रोजनस बेस नज़दीक आएंगे, उससे भी जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगी। थर्ड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ सब्स्टिट्यूशन का। देखो ये एक नॉर्मल जो है ऑर्डिनरी डीएनए की चेन है, ठीक है। इसमें देखो ए इज कॉम्प्लीमेंटिंग विद थायमिन, साइटोसिन इज कॉम्प्लीमेंटिंग विद ग्वानिन, इस तरह से जो है एडिनोसिन टी के साथ नॉर्मल डीएनए सेगमेंट है। अब जब ये डीएनए रेप्लिकेट करता है, ऑब्वियसली ए के साथ जो है इसको देखा जाए तो टी के साथ कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है, एडिनोसिन को थायमिन के साथ करना चाहिए, बट बाय एक डिफेक्ट ए की जगह साइटोसिन आ गया, थायमिन की जगह साइटोसिन आ गया, ठीक है। और ये देखो ये जो है नॉर्मल रेप्लिकेशन है, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो एज सच फेथफुली रेप्लिकेट करके एग्जैक्टली उसी का रेप्लिका प्रोड्यूस कर देता है, पर ये जो ऑल्टर्ड, ये जो डिफेक्टिव एक यू कैन से डीएनए स्ट्रैंड है, जब ये फर्दर रेप्लिकेट करेगा तो एक इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री चेन बनेगी वो तो नॉर्मल फेथफुली रेप्लिकेट करेगी, ये इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री चेन बनेगी आप देखो वो, अब आप देखो यहाँ पर जो है जीसी पेयरिंग है इंस्टेड ऑफ एटी, यानी कि ये ऑल्टर्ड डीएनए चेन बनी है। अब ये फर्दर आप सोचो चेन फर्दर रेप्लिकेट करेगी, देन इट फर्दर रेप्लिकेट करेगी, इस तरह से एंटायर न्यू सेट ऑफ जीन या ऑल्टर्ड सेट ऑफ जीन जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, और वो इस तरह फैलता जाता है पूरी पॉपुलेशन में, ठीक है। अब जो है जीन म्यूटेशन के बाद आता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या है कि हर एक क्रोमोसोम की ना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी होती है, और उस मॉर्फोलॉजी में अगर चेंज होता है उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। कैसे होती है देखो मैं दिखाती हूँ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सोचो ये एक ना ये क्रोमोसोम की ये चेन है, एंड दिस इज मेड अप ऑफ ए बी सी डी ई एफ जीन्स, ठीक है। इसमें सपोज जो है दो क्रोमोसोम यानी कि सी और डी क्रोमोसोम जो हैं अगर डिलीट हो जाते हैं, ठीक है, जब ये इस क्रोमोसोम में सी और डी जीन्स जो है वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो रिमूव होने के बाद जो नेक्स्ट जो क्रोमोसोम बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी ई एफ सीक्वेंस का। तो डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम ऑल्टर्स द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम। सेम वे
अनदर वे ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज बाय इन्वर्जन. इन्वर्जन में क्या होता है, सोचो ये सी और डी जीन है एक क्रोमोसोम में या क्रोमैटिड में, और ये सी और डी जो है दे डिटैच दमसेल्स, देन दे इन्वर्ट दमसेल्स. सी की जगह डी आ गया, डी की जगह सी आ गया. अब जो ये ऑल्टर्ड चेन बनी है ए बी सी डी ई एफ की जगह ए बी डी सी ई एफ बनी हुई है. राइट. अनदर टाइप ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि देखो ये नॉर्मल एक क्रोमैटिड है ए बी सी डी जीन का, दूसरा है एक्स वाई जेड का, ये दूसरा. ठीक है. अब क्या होता है कि ये सी और डी अगर इस चेन से ब्रेक होके और इसके साथ दूसरे क्रोमोसोम पर ट्रांसलोकेट हो जाए, और वो सीक्वेंस जब एक जो है क्रोमोसोम ए बी रह जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम सी डी एक्स वाई जेड जीन का बन जाएगा, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन टाइप ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन. ठीक है. और यानी कि सेपरेशन हो गया. अनदर इज देखो ये डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन में क्या होता है कि सपोज ए बी सी डी डी ई एफ ये जो तीन जीन हैं, इनकी एक डुप्लीकेट कॉपी डी ई एफ जो है वो अटैच हो जाती है इसके साथ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एड्स हो जाते हैं, उसको कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डुप्लीकेशन वे ऑफ म्यूटेटिंग द क्रोमोसोम. ठीक है. तो ये इस तरह से मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन हो जाती है क्रोमोसोम में. थर्ड वे क्या है क्रोमोसोम म्यूटेशन की, बाय ब्रिंगिंग नॉट क्रोमोसोम म्यूटेशन की, दैट इज बाय ब्रिंगिंग चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. वेरिएशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे देखे, देखो पहली टाइप ऑफ वेरिएशन को बोलते हैं यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि इफ़ यू सी एडिशन ऑफ वन और मोर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. सपोज एक इंडिविजुअल का जो है 2n क्रोमोसोम है, एक कोई सेट नॉर्मल सेट, अगर 2n की जगह उसमें एक सेट और हो जाए इंट्रोड्यूस, तो वो इंडिविजुअल अब इट हैज़ गॉट 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इसी तरह अगर एक सेट और हो जाए तो 4n, या फिर सपोज एक नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, उसमें एडिशन वो हो जाए, सब माइनस हो जाए एक सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो इस तरह से जो है एडिशन ऑफ वन और मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम, हाँ यस, मतलब डिलीशन ही एडिशन ऑफ वन और मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज यूप्लॉइडी. यानी कि यूप्लॉइडी जो है, नॉर्मल तो डिप्लॉइड होता है, ये ट्रिप्लॉइडी भी हो सकता है, और 4n 5n इस तरह से पॉलीप्लॉइडी जो है भी हो जाती है ड्यू टू यूप्लॉइडी, ड्यू टू इंक्रीज इन द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. अनदर वे ऑफ ब्रिंगिंग इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम में वेरिएशन ब्रिंग करने का है एन्यूप्लॉइडी. ठीक. एन्यूप्लॉइडी में जो है डिलीशन ऑफ वन और टू क्रोमोसोम्स, जैसे 2n है, 2n में अगर एक क्रोमोसोम ऐड हो जाए. ठीक है. जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, अगर उसमें एक क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा तो उसमें उस इंडिविजुअल में 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे. ठीक है. या फिर अगर एक नंबर कम हो 2n-1 तो ये 45 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे. तो इस तरह का जो एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और टू इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स होते हैं उसे हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी. राइट. सो दीज आर द वेरियस बाय द क्रोमोसोम नंबर्स कुड बी ऑल्टर्ड. ठीक है. अब जो नेक्स्ट जो वो है फैक्टर है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इन जीन फ्रीक्वेंसी, वो है, ये भी हमने किया ए बी सी डी, सॉरी डी म्यूटेशन किया ना. सो नेक्स्ट वन इफ यू सी इज जीन रिकॉम्बिनेशन. चेंज कर लेते हैं, जीन रिकॉम्बिनेशन. देखो यूजुअली ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, हर इंडिविजुअल में एक नया सेट ऑफ जीन्स जो है वो बनता है. तो ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, हाँ, पर एवरी इंडिविजुअल इज विद न्यू सेट ऑफ जीन्स. पर वो जो बेसिकली इट इज़ रीअरेंजमेंट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जीन्स. नया जीन इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, केवल सेट ऑफ जीन की शफलिंग हो रही है, बट स्टिल द इंडिविजुअल फॉर्म्ड इज विद न्यू सेट ऑफ जीन, इसीलिए इसको हम इसी में इंक्लूड कर लेते हैं. नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन.
हाइब्रिडाइजेशन जो है क्या होता है, सपोज एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है और यूजुअली जैसे इस पॉपुलेशन में कोई नया जीन इंट्रोड्यूस किया जाए थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग, उसको कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और धीरे धीरे वो जो है उस पॉपुलेशन में वो जीन जो है वो एक तरह से फैल जाता है पूरी पॉपुलेशन, राइट। तो इस तरह से इफ यू सी दीज आर द वेरियस वेज बाय विच gene variation in the set of genes could be brought about, right? Now we come to the second factor of neo Darwinism, that is natural selection। ठीक है, अब नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि जो डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन वो डिफरेंट है न्यू डार्विनिज्म के नेचुरल सिलेक्शन से। ठीक है, न्यू डार्विनिज्म के नेचुरल सिलेक्शन को एक तरह से इन्होंने दैट ऑपरेट्स थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कैसे देखो मैं बताती हूँ। जैसे एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पर दो तरह के इंडिविजुअल है। एक इंडिविजुअल जो कि बेस्ट अडेप्टेड है, ठीक है, और दूसरे जो थोड़े से लेस अडेप्टेड है। ठीक है, अब ऑब्वियसली जो बेस्ट अडेप्टेड हैं वो इंडिविजुअल्स जो हैं दे विल रिप्रोड्यूस एट अ लार्जर रेट, और लेस अडेप्टेड जो है उनका नंबर जो है कम सर्वाइव करता है, इसीलिए उनके रिप्रोडक्शन रेट भी कम है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो बेस्ट अडेप्टेड के जो जीन्स हैं वो पूरी पॉपुलेशन में स्प्रेड कर जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ का जो जीन पूल का कंट्रीब्यूशन है वो बेस्ट अडेप्टेड वालों से है। बट सपोज कुछ समय के बाद जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं, और जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होंगी तो जो बेस्ट अडेप्टेड है दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन दोज एनवायरमेंटल कंडीशन। अब जो लेस अडेप्टेड वाला है वो इन कंडीशंस में भी लेस अडेप्टेड है, बट ये जो बेस्ट अडेप्टेड तो वो एक तरह से डिसअपियर हो जाते हैं, पेरिश हो जाते हैं। बट ये जो है लेस अडेप्टेड वाले हैं दे सर्वाइव इन दोज कंडीशंस एंड दे ब्रिंग चेंज इन देमसेल्व्स सो दैट दे कैन वेरी वेल गेट अडेप्टेड टू द चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन है या डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है इंडिविजुअल की, वो डिपेंड करती है उस टाइम की एनवायरमेंटल कंडीशन में। नेक्स्ट फैक्टर है न्यू डार्विनिज्म का, वो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। राइट, अब रिप्रोडक्शन आइसोलेशन क्या होता है कि वो फैक्टर्स जो किसी भी इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स के बीच में रिप्रोडक्शन के जो चांसेस हैं उसको रिड्यूस कर दे, या वो फैक्टर्स जो उन चांसेस ऑफ इंटरब्रीडिंग को रिड्यूस कर दे, उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से क्या होगा कि इससे भी जो है वेरिएशंस जो हैं वो एक्यूमुलेट होंगी। ठीक है, कैसे ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएशंस एक्यूमुलेट होंगी, वो कैसे होंगी। सपोज अगर आइसोलेशन, सपोज एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, ठीक है, एक तो इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो है जनरेशन टू जनरेशन इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इसमें जो है वेरिएशन हो रही है। एक यही पॉपुलेशन अगर दो पार्ट्स में स्प्रेड हो जाए, आइसोलेट कर जाए, और यहाँ के इंडिविजुअल्स में जो है वेरिएशन प्रोड्यूस हो रही है, तो अब आप देखो कहाँ तो एक पॉपुलेशन के में केवल एक ही टाइप वेरिएशन का जो पैरामीटर है वो रिस्ट्रिक्टेड था, वन टाइप ऑफ वेरिएशन वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पर जो है वेरिएशंस जो है वो दो तरह की है, बिकॉज अब ये जो यहाँ पे डिस्टिंक्टिवनेस मेंटेन हो रही है, क्योंकि अब मिक्सिंग ऑफ जीन्स नहीं हो रही है, तो वेरिएशन जो है ऐसे में ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो अलग अलग तरह की है। जैसे पहला है मैकेनिकल आइसोलेशन। ठीक है,
मैकेनिकल आइसोलेशन कैसे होता है, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स या उनके जो जेनेटेलिया है एनिमल्स के वो डिफरेंट हो जाते हैं तो वो दे कैन नॉट इंटरब्रीड, तो इस तरह की सेपरेशन को या इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस को कहेंगे मैकेनिकल आइसोलेशन। दूसरा आइसोलेशन है जोग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है, जोग्राफिकल आइसोलेशन जैसे सपोज किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बीच में माउंटेन आ जाता है, कोई सी आ जाता है, माउंटेन है, सी है, डेजर्ट, यानी कि एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल जो सेपरेट हो जाते हैं ड्यू टू जोग्राफिकल बैरियर्स, तो उससे क्या होगा कि वहाँ उन एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग वेरिएशन एक्यूमुलेट करेगी, तो इस तरह की आइसोलेशन बोलते हैं जोग्राफिकल आइसोलेशन। अनदर इज स्पेशियल आइसोलेशन। स्पेशियल आइसोलेशन में क्या होता है, बैरियर क्या है, स्पेस है, यानी कि एक सेम स्पीशीज की पॉपुलेशन अगर दूर दूर लोकेटेड है और आपस में इनके इंटरब्रीडिंग के चांसेस जो है बिकॉज ऑफ द स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, इसको कहते हैं स्पेशियल आइसोलेशन। अनदर टाइप ऑफ आइसोलेशन इज इकोलॉजिकल या हैबिटेट आइसोलेशन। ठीक है, ये कैसे है, जैसे कि अगर आप देखो कि वो है कोई सी बॉडी है, कोई बहुत बड़ा पॉन्ड है या यू कैन से सी है, ओशन है, उसमें जो एक जो एरिया है, शोर एरिया है, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक इंटरटाइडल एरिया भी होता है, राइट, एक एरिया जो है बॉटम का भी होता है, यानी कि सेम इंडिविजुअल एक एरिया जो है जस्ट शोर पे वहाँ भी लोकेटेड होता है, तो इस तरह से अलग अलग हैबिटेट पर सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो अलग अलग तरह की वेरिएशन एक्यूमुलेट करते हैं बिकॉज उनका जो हैबिटेट है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसको इकोलॉजिकल या हैबिटेट आइसोलेशन भी बोलते हैं। कोई लो टाइड मार्क में है, कोई इंटरटाइडल जोन में है, इस तरह से दे आर सेपरेटेड। अनदर टाइप ऑफ आइसोलेशन इज टेम्पोरल आइसोलेशन। टेम्पोरल आइसोलेशन का मतलब ये है कि एनिमल्स की जो ब्रीडिंग सीजन है वो अलग अलग टाइम पर, टेम्पोरल इज रिलेटेड विद टाइम, तो अलग अलग टाइम पर वो ब्रीड करते हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि जो दो इंडिविजुअल अलग टाइम पे ब्रीड करते हैं दे कैन नॉट इंटरब्रीड। अनदर इज इथोलॉजिकल या बिहेवियरल आइसोलेशन। इथोलॉजिकल यूजुअली जो है वो बर्ड्स में जिसमें कोर्टशिप बिहेवियर देखा जाता है, बर्ड्स में ऑब्जर्व किया जाता है, उनका जो मोड ऑफ नेस्ट बिल्डिंग है वो अलग होता है, इस तरह से उन बर्ड्स में कंपैटिबिलिटी या रिप्रोडक्शन के चांसेस नहीं होते। अनदर वन इज जेनेटिक आइसोलेशन। जेनेटिक आइसोलेशन मीन्स कई बार दो सेम ही स्पीशीज़ के दो इंडिविजुअल में ब्रीडिंग नहीं हो पाती बिकॉज उनमें से कोई एक इंडिविजुअल स्टराइल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के आइसोलेशन को जेनेटिक आइसोलेशन भी बोलते हैं। लास्ट टाइप इज फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन। फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन में क्या होता है, यदि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अफेक्टेड बाय सम डिजीज, वहाँ पर भी ब्रीडिंग कैन नॉट टेक प्लेस, इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन। राइट, नाउ द लास्ट फैक्टर इज स्पीसिएशन ऑफ न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म का ये लास्ट पॉइंट है, स्पीसिएशन। ठीक है, स्पीसिएशन का क्या होता है कि जैसे स्पीशीज का तुम्हें पता है ना, स्पीशीज क्या होता है, स्पीशीज जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स which interbreed freely in nature producing fertile offspring. FER, fertile offspring.
ठीक है। तो यानी कि जो मेंबर हैं किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के, उनमें जो है जो जीन फ्लो है वो काफ़ी फ्री होता है, वो कॉमन जीन पूल जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है। अब जो है यानी कि ये जो स्पीशीज़ है तुम्हें पता है ये दे फॉर्म डिफरेंट पॉपुलेशंस, और हर पॉपुलेशन जो है वो दे आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट इन बेस्ट पॉसिबल वे सो दैट दे कैन सर्वाइव, चाहे वो म्यूटेशन करे या नेचुरल सिलेक्शन करे, बट दे इंडिविजुअल्स ऑफ दोज पॉपुलेशन दे सर्वाइव। ठीक है। जब जो है जब या तो कोई पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाए या फिर किसी पॉपुलेशन की एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो अगर चेंज हो जाती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन और चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन, जो वहाँ का जो जीन पूल है उसमें चेंज आता है, और जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे आर बेटर अडेप्टेड टू दोज कंडीशन, राइट। नाउ दिस वे उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के जीन पूल में चेंज होने के कारण, उनमें बेटर अडेप्टिव क्वालिटी होने के कारण क्या होता है, वहाँ पर एक नई स्पीशीज़ का ओरिजिन होता है, राइट। नाउ origin of this new species from existing species leads to the formation of a new species, that which we call as pop speciation, right. So what is speciation? Origin of new species from existing species is known as speciation, राइट। आई होप तुम्हें ये सारे चारों पॉइंट्स जो हैं न्यू डार्विनिज्म के, वंस अगेन एक बार मैं थोड़ा रिकैपिचुलेट करती हूँ। देखो, हमने चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी कर लिया, नेचुरल सिलेक्शन कर लिया, आइसोलेशन कर लिया, स्पेसिएशन कर लिया। दीज आर द 4 मेन पॉइंट्स ऑफ न्यू डार्विनिज्म। आई होप इट इज़ नाउ क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।